हेलो ऑडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। दिस इज़ दी पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हम इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रीलिमिनरी के टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे और इसमें अराउंड 13 क्वेश्चंस हम प्रीलिमिनरी टॉपिक के डिस्कस करेंगे, जिसमें लेटेस्ट जितने भी 2021 के 2022 के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। प्लस हमारे पास 6 7 8 अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं, वो भी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो जो दोस्त पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका पार्ट 1 है, उसकी एक प्लेलिस्ट है, वो जाके आप देख लेना। और इससे पहले ही वो पार्ट अपलोड हुआ था और ये सेकंड पार्ट है। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर, उसमें मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में जाके लिंक शेयर कर दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको नोट्स जो है ये मिल जाएंगे। डिस्कशन जो भी है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है कि क्या क्वेश्चन पढ़ के हमें आंसर रिकॉल हो रहे हैं, ये इसके लिए है। और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है विद अमेंडमेंट्स क्या आंसर होने चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नदीम इज इनकॉर्पोरेटेड अ 1% कंपनी। नदीम क्या कर रहा है सर? 1% कंपनी बना रहा है। मेकिंग सिस्टर निशा एज द नॉमिनी, वो अपनी सिस्टर निशा को नॉमिनी बना रहा है। निशा इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज, कि भैया उसकी शादी हो रही है और वो परमानेंटली जो है इंडिया से जा रही है। ड्यू टू दिस फैक्ट, इस वजह से सी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट, वो अपना कंसेंट जो है विड्रॉ करना चाहती है नॉमिनेशन में से 1% कंपनी के। टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये आंसर जो था पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। अब पहले लिखने का तरीका कुछ और था, अभी कुछ और होने वाला है। पहले तो समझिए 1% कंपनी का क्लॉज कहता क्या है। वो कहता है कि नॉमिनी और मेंबर दोनों के लिए कहा है उसने। यहाँ पे नॉमिनी का क्लोज जो है हमें डिस्कस करना है। वो हमसे ये कह रहा है नॉमिनी का क्लॉज कि भैया आपका इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है। पहले क्या था? सिटीज़न एंड रेसिडेंट होना ज़रूरी था, लेकिन अब सिटीज़न होना ज़रूरी है, रेसिडेंट है या वेदर रेसिडेंट और नॉट। अब ये वाली लाइन आ गई है कि रेसिडेंट नहीं भी है तो भी चलेगा। रेसिडेंट के लिए एक एमसीक्यू आता है, वहाँ पे 120 डेज को आपको मार्क करना है अगर पूछा जाता है तो। पहले तो वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब रेसिडेंट ही होना कंपलसरी नहीं है तो 120 डेज भी याद रखना कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एमसीक्यू पर्पज से पूछा जाता है तो आप मार्क करना 120 डेज और मोर। तो यहाँ पे हमें देखना है इंडियन सिटीजन है या नहीं है। तो हमारी दीदी का नाम है निशा। निशा शादी करके जा रही है अब्रोड, परमानेंटली जा रही है। तो क्या वो परमानेंटली जा रही है तो क्या वो रेसिडेंट रहेगी? आंसर है नो। अगर वो रेसिडेंट ही नहीं रहेगी तो येस, इट्स मैंडेटरी कि आप अपना कंसेंट विड्रॉ कर लें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 चेंज होता है। कहता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हो गई आफ्टर हर मैरिज, तो क्या वो दोबारा से नॉमिनी बन सकती है या फिर वो नॉमिनी रह सकती है? उसको कंसेंट विड्रॉ करना जरूरी है? नहीं। अगर आप रेसिडेंट हैं तो यहाँ पे देखो रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने बोला, तो रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली सिटीजनशिप भी होगी उनके पास। रेसिडेंट तो वही हो सकता है ना जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर बेसिस ऑन द सिटीजनशिप होना चाहिए, ना कि रेसिडेंट। तो आंसर आप कैसे 1% कंपनी का डिफाइन करेंगे कि 1% कंपनी जो है उसमें जो नॉमिनी है उसके लिए रेसिडेंट होना अब जरूरी नहीं है। आपको लिखना है इट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर रेसिडेंट और नॉट। तो इन फर्स्ट आंसर निशा इज लिविंग इंडिया परमानेंटली, इट इज मैंडेटरी येस बिकॉज शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सेकंड में, is Nisha maintained to status of resident of India after her marriage, then can she continue her nomination? Yes, अगर वो इंडिया की नागरिकता रखती है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रखती है, तो वो रह सकती है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन ये आरटीपी में 2021 का है, लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, तो इस क्वेश्चन के बाद अमेंडमेंट आई है। तो आपका आंसर अब सिटीजनशिप बेसिस पे आंसर आएगा कि अगर वो रेसिडेंट है तो हम एज्यूम करते हैं वो सिटीजनशिप भी होगी उसके पास, और वो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो येस शी कैन कंटिन्यू हर नॉमिनेशन इन द सेट 1% कंपनी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये इस बेसिस पे आपको आंसर देना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? देखो 2 टाइप के आपके मैनेजमेंट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स, अपना जो मास्टर ब्लास्टर है उसमें से थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो एक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक होता है जी कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन हमारी कंपनी से डील करने जा रहा है तो उसको हमारे एमओए जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनकी खबर होनी चाहिए, उसमें क्या लिखा है उसको पता होना चाहिए। बिना कंपनी को जाने ही अगर आप कंपनी से डील कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस और ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी को। बट इसका अगेंस्ट है इंडोर मैनेजमेंट, कहता है कि भैया ठीक है हमने पढ़ भी लिया, मान लीजिए डॉक्यूमेंट में लिखा है एक सीएस और एक डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। अब सीएस ने अपने साइन तो किया, डायरेक्टर के भी किया, अब उसके साइन सही है नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि आपकी जो इंटरनल अफेयर्स है, यहाँ पे जो लीगल वर्ड है दिस इज इंटरनल मैनेजमेंट,
कि जो कीवर्ड्स है जैसे इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के बारे में एक आउटसाइडर नहीं जान सकता। हम एमओए पढ़ के आ सकते हैं लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में नहीं जान सकते। ये कहता है आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये फेवर करता है आउटसाइडर के लिए और अगेंस्ट द कंपनी। तो इसके 3 आपके एक्सेप्शन भी है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर्जरी, नेग्लिजेंस एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस। ये 3 एक्सेप्शंस भी आपको लिखने हैं जैसा कि सिस्टेड ने दिया हुआ था, तो मैंने आपको गाइड कर दिया इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर। जनवरी 2021 में 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आप इसको 5 स्टार लगा सकते हैं। दिस इज द गुड क्वेश्चन, एमटीपी अप्रैल 2021। कहते हैं मिस्टर श्यामलाल इज अ बीटेक इन अ कंप्यूटर साइंस। वो बीटेक है कंप्यूटर साइंस में। ही हैज प्रमोटेड एन आईटी स्टार्टअप एंड गॉट इट रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली ओनली ही एंड हिज फैमिली मेंबर आर होल्डिंग ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो और उसकी फैमिली मेंबर ने ही सारे शेयर होल्ड करके रखे। वाइल ड्राफ्टिंग द एओए, जब वो एओए को ड्राफ्ट कर रहे थे कंपनी की, इट हैज बीन इंक्लूडेड दैट मिस्टर श्यामलाल विल रिमेन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर लाइफ टाइम। तो सबसे पहले तो ये चीज समझिए, जो एओए है वो मेंबर को और कंपनी को एक दूसरे के लिए बाउंड करता है। कोई आउटसाइडर है, वो डायरेक्टर बनना चाहता है, एम्प्लॉय बनना चाहता है। पहले ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन आता था आपके लॉयर के नाम से, अब ये डायरेक्टर के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या ऐसा लिखने से हो जाएगा आंसर? नहीं, एओए में ये बात नहीं होनी चाहिए। ये आप एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट बनाओ और उसके थ्रू इस बात को लिखो। आपको इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। समझिए इस चीज़ को। एओए ऑलवेज मेंबर और कंपनी को आपस में बाउंड करता है, वो आउटसाइडर को बाउंड नहीं करता। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी है। लेकिन इसकी फैमिली और इसकी ये खुद इन्होंने ही कंपनी बनाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हुआ कि उसका एक दोस्त है मेहरा, वो कह रहा है श्यामलाल को कि मिस्टर श्यामलाल आप ना अभी यहाँ पे क्या है 75% यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको हटाया जा सकता है। तो कह रहे इसका कोई तरीका हो सकता है कि मैं डायरेक्टर रह सकूं और 75% की दिक्कत भी ना आए। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रेंचमेंट। ठीक है, तो इंट्रेंचमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को और रिस्ट्रिक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट वहां लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं चाहे तो कि 75 ना करके आप इसको 95% कर लीजिए कि अगर 95% लोग एग्री करेंगे तो मैं डायरेक्टर के तौर पे हटा दिया जाऊंगा। 95% लोग, वैसे 100 भी लिख सकते थे, वैसे 100 नहीं होता, यूनानिमस भी हो सकता है, लेकिन वहाँ छोड़ो। जो सजेस्टेड आंसर है वो कहता है 95% लोग अगर एग्री करेंगे तो मुझे डायरेक्टर के तौर पे हटाना, वरना मत हटाना। तो वही इसने कहा है कि मिस्टर श्यामलाल से अप्रोच यू टू एडवाइस दे दी हमने, 95% कर लो। एओए में ये कॉन्सेप्ट अभी ड्राफ्ट हो रहा है ना, ड्राफ्ट के टाइम ही डाल दो कि 95% होंगे फॉर प्रोटेक्टिंग हिज पोजिशन एज अ डायरेक्टर फॉर अ लाइफ टाइम। बट हाँ, जिस दिन 100% एग्री हो गए आपको हटा दिया जाएगा। Okay, now we have question of MTP number 2020. A group of individuals intend to form a club, namely Budding Pilots Flying Club, as limited liability company to impact class room teaching and aircraft flighting training to training pilots. Okay, बहुत अच्छी बात है। Now it was decided to form a limited liability company for a charitable purpose. क्या वो सेक्शन 8 कंपनी बन सकते हैं? देखो सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years and thereafter the club will be dissolved and the surplus of assets over the liabilities if any will be distributed among the members as a usual procedure allowed under the companies act. एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रमोटर्स। तो सबसे पहले तो सेक्शन 8 कंपनी की बात कर ले। देखिए जो सेक्शन 8 कंपनी है वो आर्ट, कॉमर्स, साइंस और स्पोर्ट्स वगैरह को प्रमोट करता है। इसका सबसे पहला जो कंडीशन है वो यही है कि इसमें जो भी पैसा कमाया जाएगा वो इसके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाएगा। आप उसे पर्सनल पर्पस के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते, पार्टनर्स उस पैसे को कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तीसरी चीज, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप ये सब करते हैं, मान लो आपने 10 साल तो अपना जो कैरेक्टर है बड़ा नीट एंड क्लीन शो किया, लेकिन 10 साल बाद अभी अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको या तो बाउंड अप कर देगी या तो किसी सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ अमलगेमेट करा देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपकी कंपनी को बंद कर दे। तो आप जो ये सोच रहे हैं ये गलत है, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू बाउंडिंग अप योर कंपनी। दिस इज द वे यू विल आंसर, और जो भी पॉइंट्स आने चाहिए मैंने आपको डिस्कस कर दिए। एमटीपी नंबर 2020 का क्वेश्चन था। नाउ
Question number 5. Mr. Bindra is holding 950 equity shares in a BioSafe Herbals. RTP में 2021 का क्वेश्चन. A Section 8 company, BioSafe Herbal, is planning to declare dividend in the AGM. क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नो. एक Section 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती. वो जो भी पैसा आएगा उसे प्रमोटिंग ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, इन सब के लिए यूज करेगी. प्लीज नाउ पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2021 का है. स्टेट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अंडर सेक्शन 8 of the Companies Act 2013 with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket course at the district level and friendly matches. क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत. ये सेक्शन 8 है, आप स्पोर्ट्स प्रमोट कर सकते हैं विद इन ऑब्जेक्ट है, नो इशू. द क्लब हैज बीन अर्निंग सरप्लस. अब इनको ना पैसा आने लगा. एक होता है ना सावन के अंदर को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, वैसे जहाँ भी पैसा आता है नियत खराब हो जाती है. ऑफ लेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडेंटली एंड डिविडेंड वॉज पेड टू इट्स मेंबर. तो अब क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी. अभी देखो तीनों क्वेश्चन में सेक्शन 80 अप्लाई हो रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, या तो आपको वाउंड अप करा सकती है या फिर आपको सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ अमलगमेट करा सकती है. नाउ अब बताओ, कहता है इज देयर एनी प्रोविजन अंडर कंपनी एक्ट 2013 रिवोक द लाइसेंस? यस, बिल्कुल है. सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है. वेदर द कंपनी में वाउंड अप? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको वाउंड अप कर सकती है. अब यहाँ पे मर्ज्ड, अब आप लोग मर्ज पढ़ते ही यस लिख देंगे, बट इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे लिखा इंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग. हम सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ अमलगमेट करा सकते हैं और इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट को खिलाना, बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग ना कराना. तो इसका आंसर नो होगा, बिकॉज वी नीड अ सेम ऑब्जेक्टिव. सेक्शन 8 में भी उसका ऑब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए. तो ये इसका आंसर होगा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है. 5 स्टार आप लगा सकते हैं. वैसे ये क्वेश्चन जुलाई 21 में आ गया तो मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी एज अ नॉलेज हमें पता होना चाहिए. Now the person not being a member dealing with the company or always protected the doctrine of indoor management explain. आंसर है कि doctrine of indoor management आपको प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन ऑलवेज रहेंगे, जो कि मैंने आपको मार्क भी कराया था अभी मास्टर ब्लास्टर के अंदर. नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी हुई तो आपको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, फॉर्जरी हुई तो प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, नेग्लिजेंस सस्पिशियस ट्रांजेक्शन से तो आपको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा. ओके. Explain the provision of Company Act 2013 relating to the service of document on a company and the member of the company. तो देखो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मास्टर ब्लास्टर पे. सर्विस डॉक्यूमेंट जो है सेक्शन 20 है शायद, वो मैं आपको बुक से रीड करा देता हूँ. यस, ठीक है. तो इस पे कहा गया है कि डॉक्यूमेंट जो भी सर्व होंगे कंपनी के पास एट इस रजिस्टर्ड ऑफिस, सेंडिंग कैसे करना है? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कोरियर सर्विस के थ्रू, लिविंग एट ऑफिस, या फिर ईमेल्स वगैरह के थ्रू, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड. अगर आरओसी को किया जाता है, मेंबर को किया जाता है, तो आप पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कोरियर के थ्रू, डिलीवरिंग एट एज ऑफिस और एड्रेस के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सर्व करा सकते हैं. सेक्शन 20 ये कहता है. इसमें एक एडिशनल बात ये आती है कि मान लीजिए अगर आपने मीटिंग के लिए कोई नोटिस भेजा है तो हम मानेंगे कि 48 आवर्स के अंदर डिलीवर हो गया. अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो हम ये मानेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऑर्डिनरी कोर्स जितना भी टाइम लगना चाहिए उसके अंदर डिलीवर हो गया. दिस इज सेक्शन 20. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मार्क करना है. और ये MTP अक्टूबर 2021 में है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, आ गए हैं, यानी ये चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आ सकता है. इसको 5 स्टार लगाइएगा प्लीज़. और अगर मैं 5 स्टार नहीं भी लगा रहा तो भी मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन 3 और 3A के ऊपर है ये. ठीक है, ये कहता है कि मिनिमम नंबर कितने होते हैं? तो प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, 1% कंपनी में 1 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं मिनिमम मेंबर. कहता है एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो. तो भैया इसके लिए सेक्शन 3A एप्लीकेबल है. MTP नंबर 21 में आपके एग्जाम में आने की चांसेस हैं. तो इसके लिए आप कहेंगे 3A के अंदर कि भैया मेरे अगर 6 महीने तक बिजनेस कंडक्ट हुआ, मिनिमम मेंबर 2, 1 और 7 है, अगर ये रिड्यूस हो गए, 2 की जगह 1 हो गए, 7 की जगह 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी हो गए, कम हो गए, और फिर भी आपका बिजनेस कैरी आउट है, 6 महीने तक चल गया और आपने अब तक मेंबर को ऐड ऑन नहीं किया है और आपका बिजनेस जो है वो चलता जा रहा है, कंपनी चलती जा रही है विदाउट मिनिमम मेंबर्स. ठीक है, तो फिर 6 महीने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और जो भी बिजनेस कैरी आउट हुआ है उसके लिए आपको पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा, कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी. दिस इज सेक्शन 3 है. नाउ 26 का एक क्वेश्चन है, ये दिसंबर 21 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे. 26 एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एकता रेडीमेड गारमेंट्स 1% प्राइवेट लिमिटेड एज 1 company on 1 April 2018 with his wife Mrs. Jyoti as nominee.
The authorized and paid up share capital of the company is 35 lakh. He got in touch with a ready-made garments buyer and was expecting to receive a substantial order by August 2020, where final delivery will be completed by December 2020. To expand the production capacity, they decide to invest an additional capital of 10 lakh in a plant and machinery. तो टोटल पेड अप कैपिटल कह रहे हैं जी हमारा 45 लाख तक हो गया, तो टोटल पेड अप कैपिटल 45 लाख हो गया, ठीक है. Promoter of the company seek your advice considering the case and referring provision of the Company Act 2013. Advice: who is eligible to act as a member of 1% company? तो देखिए 1% कंपनी के लिए मेंबर होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट 2-3 बातें कही गई है. कहा गया है कि एक पर्सन एक कंपनी में मेंबर हो सकता है, एक में नॉमिनी हो सकता है. यानी मैं अगर आपकी कंपनी में मेंबर हूं बट अपनी कंपनी में नॉमिनी हो सकता हूँ, या फिर मैं अपनी कंपनी में मेंबर हूँ आपकी कंपनी में नॉमिनी हो सकता हूँ. आप अपनी कंपनी में मेंबर हैं, मेरी कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा जगह आप मेंबर और नॉमिनी नहीं हो सकते. तो इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो नहीं बताया गया है. एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको यस इसका आंसर भी रीड आउट अगर आप चाहेंगे तो मैं करवा सकता हूँ. द ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनी, मतलब कि ओपीसी के अंदर नॉमिनी होना चाहिए, एमओए क्लोज के अंदर मेंशन करना है. हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर डेथ, अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो कोई भी नॉमिनी जो नॉमिनेशन में लिखा हुआ है ना नॉमिनी का नेम, वो बंदा डेथ पे या फिर उसकी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे वो बंदा क्या हो जाएगा, नॉमिनी से मेंबर बन जाएगा, ठीक है. ओनली अ नेचुरल पर्सन, यहाँ पे वर्ड हाईलाइट करना है, नेचुरल पर्सन ही जो कि इंडियन सिटीजन होगा. ये हमने इस डिस्कशन की स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये बात डिस्कस की थी. आपका नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है. बट रेसिडेंट ये वर्ड मार्क करना, पहले ये नहीं था, अब ये नया आंसर आया है. वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता. शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी और शैल बी नॉमिनी, वो नॉमिनी भी हो सकता है, ठीक है सर. ओके, तो हम आते हैं आपके क्वेश्चन की लिस्ट पे और देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं. वेदर एकता रेडीमेड गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी. सर यस, आप कन्वर्ट कर सकते हैं. रूल 6 आपको फॉलो करना पड़ेगा. रूल 6 क्या कहता है कि रूल 6 की बातें बता रहा हूँ आपको. एक 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी भी बन सकता है, पब्लिक भी बन सकता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है. रूल 6 कंपनी आगे क्या कहता है कि अगर आपको बनना है, क्या बनना है आपको, 1% कंपनी से प्राइवेट या पब्लिक बनना है, तो आप सबसे पहले अपने मेंबर्स को बढ़ा लीजिए. तो आप एक मेंबर थे, प्राइवेट बनना है तो 2 और पब्लिक बनना है तो 7 हो जाइए. आपके अंदर डायरेक्टर के लिए नहीं बोला है, लेकिन प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 डायरेक्टर होते हैं, वो कर लीजिए. और जो भी पेड अप कैपिटल मिनिमम होना चाहिए, जो लॉ प्रिस्क्राइब्ड होगा, वो आप उसको बढ़ा लीजिए. और फिर ये सारी फाइल्स एमओए अल्टर कर लीजिए, एओए अल्टर कर लीजिए. प्राइवेट वर्ड या फिर पब्लिक जो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड वर्ड है वो लगाना है वो लगा लीजिए. एमओए एओए अल्टर कर लिया, आरओसी को फाइल कर दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा. बाकी एक रीडिंग आपको चाहिए तो मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट. रूल 6 की रीडिंग करवा देता हूँ. दिस इज रूल 6. यहाँ पे क्या कहता है, अल्टर्ड कर दीजिए एमओए एओए को, कॉपी जो रेजोल्यूशन की फाइल कर दीजिए. लिस्ट ऑफ जो प्रपोज मेंबर, मतलब 2 मेंबर या 7 मेंबर उनकी डिटेल्स बना लीजिए. डायरेक्टर्स कौन कौन है वो उनका कंसेंट ले लीजिए आप. लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, कितने लोगों के पैसे 1% कंपनी के तौर पे आपने नहीं दिए तो उनकी लिस्ट बना लीजिए, जिन जिनको अब आपको एज अ क्रेडिटर शो करना है. और लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है ये आप फाइल कर देंगे INC 6 के अंदर. और ठीक है, बट आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनेंगे, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है. रजिस्ट्रार जो है आपको नया फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा. ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं. इफ़ द कंपनी इंक्रीज स्पीड अप कैपिटल बाय 30 लाख, तो 45 लाख तो था ही था, 30 लाख और बढ़ा दिया, ठीक है. तो ये कितना हो गया सर, 75 लाख. 2090 कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड ऑफ कंपनी इमीडिएटली. देखो अब ये लिमिट पेड अप कैपिटल वाली वैसी नहीं रही, अब ये कंपनी हो गई है 2 करोड़ और 20 करोड़. जैसा कि हमने चैप्टर 1 के डिस्कशन में भी डिस्कस किया था, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के लिए आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर जो है 20 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम चेक करते हैं. जो एवरी ईयर हम फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर आपका जाके चेक करेंगे. तो ये लिमिट वैसे भी टच नहीं कर रही, तो इसका आंसर होगा नो. बट हाँ, वॉलेंट्री एज पर रूल 6 आप कन्वर्ट करा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. One of the member contained in the article Dhiman Foundation incorporated as a limited liability under section 8 of the Company Act 2013 was altered by passing a SR. आपने SR पास कर दिया. अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने क्या किया, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर
कुछ भी चेंज करना था, उन्होंने SR पास किया और चेंज कर दिया. However, such alteration article was opposed by Dhawaj and Company, a partnership firm, which is its member, that their such alteration was not valid. और वो जो उसके मेंबर है, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, वो कह रही है कि भैया आपका तरीका ठीक नहीं है. एडवाइस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी 2013 वेदर द कंडीशन ऑफ ध्वज कंपनी वाज वैलिड एंड वेदर इट कैन बी मेंबर इन सच कंपनी. तो मैं आपको मास्टर ब्लास्टर से थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ. 1 मिनट. सेक्शन 8 मेरे से आंसर सुनना चाहते हो क्या? मेरे को याद है कि नहीं? मेरे को याद है भाई. ठीक है, ये देखो, सबसे पहले अ फर्म मे बी इट्स मेंबर. सेक्शन 8 में एक फर्म मेंबर हो सकती है. ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि MOA और AOA जो है अल्टर होगा, लेकिन विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने जो चेंज किया, तो इसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि भैया एक सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म जो है मेंबर हो सकती है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है वो सही किया है, क्योंकि कभी भी आपको MOA या AOA अल्टर करना है एज पर द सेक्शन 8, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रैकेट में आप डाल देंगे पावर डेलीगेटेड टू ROC, तो उनसे परमिशन आपको लेनी होगी. तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सबमिट कर दिया है ROC का, लेकिन डायरेक्ट सबमिट नहीं करना, पहले परमिशन लेनी है, उनका अप्रूवल आना है, देन यू कैन अल्टर योर AOA और MOA. दिस इज द आंसर ऑफ RTP में 2022. उसके बाद RTP में 2022 में एक और क्वेश्चन है. अभी इज अ चार्टेड अकाउंटेंट. अभी क्या है? एक चार्टेड अकाउंटेंट है, एक MBA है बाय प्रोफेशन, हैज बीन अपॉइंटेड as an executive director on the board of XYZ Limited. His job profile include advising the board of directors of the company on a various compliance matters, strategy, business plans and risk matters relating to the company. Keeping in view of the above position, whether Mr. Abhi can be classified as the promoter. तो क्या वो promoter होंगे? तो देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको मास्टर ब्लास्टर के अंदर डिस्कशन दे रखी थी. अच्छा, आपने मेरी बुक नहीं बाय कर रखी, तो आपकी जो टीचर होंगे उन्होंने पढ़ाया होगा, तो आपको इसके बारे में बताया होगा. ठीक है, हम अब देखो इस बुक में क्या है, जैसे हमारी मास्टर ब्लास्टर में सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, अब देखो पास्ट ईयर होने के बाद जो MCQ लेटेस्ट आए हुए हैं वो भी हम इसमें ऐड ऑन रखते हैं, तो इससे आपका टाइम बच जाता है. तो प्रमोटर की अगर हम बात करें, तो एक प्रमोटर होने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए. आपका CA होना, MBA होना मैटर नहीं करता. सबसे पहले कि भैया जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, या फिर एनुअल रिटर्न में जिसका नाम जो है हमें दिखना चाहिए. दूसरा, कंपनी के अफेयर्स को जो बंदा कंट्रोल करता हो, कंपनी के अफेयर्स को जो कंट्रोल करता हो, चाहे डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, एज अ शेयर होल्डर करे, डायरेक्टर करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफेयर्स को कंट्रोल करता हो. क्या अभी ऐसा कर रहा है? नहीं. क्या उसका नाम प्रोस्पेक्टस में? नहीं. क्या एनुअल रिटर्न में? नहीं. लास्ट कंडीशन, जिसकी एडवाइस से, जिसके डायरेक्शन से, जिसके इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अकस्टम टू एक्ट, मतलब उसके कहने और उसके इशारों पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं तो वो प्रमोटर है. क्या अभी के ऐसा कहने पे नहीं, वो ही सजेशन दे रहा है, बट उसकी बात ही मानी जाए ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो ही इज नॉट अ प्रमोटर. ठीक है, ये आपका एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत दिनों बाद देखने के लिए मिला है RTP में 2022 में, तो हो सकता है जल्द से जल्द आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है. इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था 26 के नाम से. 26 का दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ये क्वेश्चन अगेन MTP मार्च 21 में आया हुआ है, सेम रिपीट होके नाम बस गिल्ली डंडा क्लब रख दिया गया है. ठीक है, चलिए कुछ MCQ लेटेस्ट आए हुए वो डिस्कस कर लेते हैं. MTP अप्रैल 2021 में, ललित मेड एन ऑफर टू MD अ कंपनी. ललित ने एक ऑफर दिया, किसको दिया? MD को दिया. MD ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, तो ही हैड नो अथॉरिटी टू डू सो. उसके पास अथॉरिटी भी नहीं थी एक्सेप्ट करने की, फिर भी इसने कर दिया. सब्सिक्वेंटली ललित ने विड्रॉ कर लिया, बट द कंपनी हैड ऑलरेडी रेक्टिफाइड द MD एक्सेप्टेंस. बट कंपनी ने MD के एक्सेप्टेंस को रेक्टिफाई कर दिया था. स्टेट विच द स्टेटमेंट गिवन इज हियर अंडर इज करेक्ट. कौन सी ठीक है? क्या ललित इज बाउंड है ऑफर के लिए ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, या फिर ऑफेंस हो गया है, एक्सेप्टेड कैन नॉट बी एन ऑफेंस वंस एक्सेप्टेड. यहाँ पे ऑफर वर्ड है, तो एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी विड्रॉन. देखो हुआ क्या कि अगर यहाँ पे कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती तो वो मुकर जाता, तब तो हम बोलते कि चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, रेक्टिफाई कर दिया, और एक ऑफर एक्सेप्ट हुआ, दोबारा से उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते. इसलिए इसका जो C ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा. नाउ अनुपम गॉट इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी विथ हिज सिस्टर अल्पना एज अ नॉमिनी. 3 years have been passed. 3 साल बीत चुके हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम अनुपम डज अ
नंबर ऑफ चैरिटेबल वर्क्स। तो सर ये सेक्शन 8 के लिए पूछना चाहता है, क्या स्मॉल 1% कंपनी सेक्शन 8 बन सकती है? आंसर है नो। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन कन्वर्टिंग 1% कंपनी इनटू सेक्शन 8, तो वो नहीं बन सकता। पब्लिक प्राइवेट बन सकता है, सेक्शन 8 नहीं बन सकता। एमटीपी अप्रैल 2021 का क्वेश्चन था। फिर एमटीपी अप्रैल 2021 में एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, हो सकता है क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ पे जो ईयर लिख के हो सकता है गलत हो, लेकिन हाँ सारे लेटेस्ट है। इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय फर्निशिंग इनकरेक्ट इनकॉर्पोरेशन देन इट्स वाइंडिंग अप मे बी ऑर्डर्ड बाय। तो ये सेक्शन 7 में मैंने आपको डिस्कस करके दिया था अपने क्लास के अंदर, बट अगर आपने मेरे से क्लास नहीं ली है तो मैं सेक्शन 7 जो है आपको दिखा दूँ मास्टर ब्लास्टर से, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। रुकिए दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए सेक्शन 7, इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिलता है। फर्दर इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कि मान लो कंपनी बन गई है और उसने गलत चीज़ें दी थी, पर्सन कंसर्न विथ लाइबल 447 इफ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज फर्नेस्ड। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन फिर भी कंपनी बन गई तो एनसीएलटी में पास एन ऑर्डर, एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का। ठीक है, तो यहाँ से ये रेफरेंस लेते हुए एमसीक्यू जो है बना है, तो यहाँ पे आंसर होगा एनसीएलटी। और कहीं भी एनसीएलटी नहीं मिलेगा, यहाँ पे एनसीएलटी लिखा हुआ मिलेगा, लॉ के अंदर है। नाउ इफ अ कंपनी चेंज इट्स नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। कंपनी ने नाम बदला तो कौन सबसे सही है? इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज ओल्ड नेम इन एनी वे, पुराना नाम यूज ही नहीं कर सकते। मतलब इसने बोला मोस्ट एक्यूरेट। देखिए यहाँ पे आंसर सही गलत का नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट मतलब सारी बातें सही है, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? न्यू नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद द ओल्ड नेम, सही बोला है इसने। ओल्ड नेम शुड बी पेंटेड एंड प्रिंटेड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर अलॉन्ग विथ न्यू नेम, ये भी थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे ठीक है, ओल्ड नेम जो है पेंटेड प्रिंटेड नेक्स्ट 2 ईयर्स अलॉन्ग विद द न्यू नेम। देखो ये क्या कहता है कि अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो पुराने नाम को 2 साल तक आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा पुराना नाम ये था और नया नेम ये है, ये बताना पड़ता है। तो ये आंसर डी जो है आपको रेफर करना है, एमटीबी नंबर 20 का क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 3 और 7 होते हैं, 2 और 7 होते हैं। सर 2 और 7 होते हैं, 3 नहीं होते। 2 और 3 डायरेक्टर होते हैं, मेंबर 2 और 7 होते हैं। ठीक है, स्टडी मेट का क्वेश्चन था। उसके बाद इंडिविजुअल सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया कैन एस्टैब्लिश मैक्सिमम फॉलोइंग नंबर ऑफ 1% कंपनी। कितनी नंबर ऑफ कंपनी बना सकता है? आंसर है 1। एक पर्सन एक ही 1% कंपनी बना सकता है। नवंबर 19 का क्वेश्चन था। उसके बाद स्वारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड 10 अक्टूबर 2018 बाय कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। सोहिनी एंड मोहिनी बिकम द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। सोहिनी प्रीमाइसेस व्हिच वर रेंटेड आउट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये नॉलेज बेस्ड है, आप लिखेंगे नॉलेज बेस्ड, ये आपकी बुक बेस्ड नहीं है, ये एक्चुअली नॉलेज बेस्ड है। और सीए फाइनल में कहीं जाके आपको इसका कोई क्लॉज मिल जाए, लेकिन आपके बुक में कहीं भी स्टडी मेट में कहीं रेफरेंस नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि भैया इन्होंने बनाया, अब बताओ ये तो रेंटेड रहते थे, रेंटेड में वो क्या शो करेंगे? तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट शो करेंगे। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आईसीआई 100 में से 100 लाना होता है ना, तो थोड़ी सी नॉलेज भी चेक करता है, प्रैक्टिकल कितना पता है उसको। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमें तो मिल गया। नोटराइज कॉपी जो है रेंट एग्रीमेंट की आपको उसको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और है मुझे डिस्कस करने के लिए। नमिता सेरामिक गुड लिमिटेड हैविंग 152 members was incorporated with a main object to manufacture ceramic goods, glazed, unglazed, floor, wall tiles, and to carry on trading in such product. After 3 years successful operation, it wants to diversify its business by entering into the field of the manufacturing electronic goods. देखो इसके लिए सेक्शन 13 जो है वो रेफर करना पड़ता है। सेक्शन 13 में ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए पहले आपका कोई ऑब्जेक्ट था, लेट्स सपोज मेरा ऑब्जेक्ट टीचिंग करना था, अब मैंने 500 करोड़ पब्लिक से उठा लिया और मैं टीचिंग ही करता था, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल रन कर गया, 300 करोड़ यूज़ हो गए, 200 करोड़ अभी अनयूटिलाइज्ड हैं। तो इसको अगर किसी दूसरे पर्पज, लेट सपोज टीचिंग करता था, मैंने कहा कार बनाएंगे, कार का शौक लग गया मेरे को, तो अब मान लीजिए वो 200 करोड़ अगर मुझे कार या किसी अदर बिजनेस या किसी अदर ऑब्जेक्ट में यूज़ करने हैं, तो आपको सबसे पहले डिसेंटिंग शेयर होल्डर जितने भी हैं उनको उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। सेक्शन 13 स्पेसिफिक आपको ये बोलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शन 13, एक सेकेंड, सेक्शन 13 पे आ रहा हूँ मैं। यस, इफ अ कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू इट्स प्रोस्पेक्टस एंड इट इज स्टिल अनयूटिलाइज, मान लो पैसा अब तक यूज नहीं हुआ, कॉपी ऑफ एसआर जो है पास करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में, और एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, और सेबी की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी। आरओसी जो है टू रजिस्ट्रार अल्टर द ऑब्जेक्ट विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग एसआर। आरओसी को आपको ये बताना पड़ेगा 30 डेज के अंदर जब आपने एसआर पास किया तब से। तो वही उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए कौन सा अच्छा है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है द कंपनी कैन अल्टर एमओई बाय पासिंग एसआर इन द शेयर होल्डर मीटिंग।
ठीक है, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें RD दे रखा है, पहले ही गलत है। कंपनी कैन अल्टर MOA इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग SR शेयर होल्डर मीटिंग एंड गेटिंग कंफर्म बाय रीजनल डायरेक्टर, तो रीजनल डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गलत है। द कंपनी कैन अल्टर MOA in relation to object clause by passing SR in the shareholder meeting and simultaneously publishing the content of a special edition in 2 newspaper, one in English and other in a vernacular language circulating in that area। तो क्या ऐसा लॉ में लिखा है कहीं पे? पब्लिश इन न्यूज़पेपर, बट 2 न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिखा गया है। तो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे कि हाँ 2 न्यूज़पेपर, तो वहाँ गलती हो जाएगी। इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया? हमने बी ऑप्शन को यहाँ पे पिक किया। यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी? 2 वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, सिर्फ न्यूज़पेपर होता तो हम इसको टिक करते, ठीक है। इसलिए जो बेस्ट सही है वो उसको हमने टिक किया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ द फैक्ट द प्राइवेट कंपनी एंजॉय अ नंबर ऑफ प्रिविलेज, ऑरेंज फार्मा लिमिटेड हैविंग 20 मेंबर्स इन कंटेम्पलेटिंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्राइवेट कंपनी, फॉर दिस पर्पस द कंपनी नीड्स टू अल्टर इट्स आर्टिकल इंसर्टिंग 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 268। मतलब 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है उसने ऐड कर लिया कि भाई पब्लिक से पैसा नहीं मंगाएंगे, और इन्होंने 3 रिस्ट्रिक्शन भी होता है भैया, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन होती है, मैक्सिमम नंबर जो होंगे हमारे 200 होंगे, वो सारी तो फॉलो कर ली है। एंड द चेंज इन द नेम टू बी अनऑथराइज ऑथराइज बाय मेंबर बाय पासिंग, कि भैया ऑथराइज जो नेम है वो कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज़ देखिए, प्राइवेट कंपनी है और उसके बाद कन्वर्ट कर रही है, कहता है, देखो ध्यान सुनना, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, सबको पता है ये बात कि एक प्राइवेट कंपनी बहुत सारे प्रिविलेज यूज करती है। इसके बाद इसने कहा कि जो ऑरेंज है वो फार्मा लिमिटेड है, यानी ऑरेंज जो है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मान के चलिए यहाँ पे ये एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। नाउ कह रहा है कि अब वो उसे प्राइवेट बनना है। अब बोलो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो कभी भी आपका सेक्शन शायद 14 है इसके लिए, 14, मैं आपको 14 सेक्शन दिखा देता हूँ। यस, सेक्शन 14 पढ़ते हैं तो आप यहाँ करेंगे, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट, अप्रूवल शैल बी ऑल्सो बी रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको लगेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको चाहिए। सेक्शन 14 इसका रेफरेंस है। तो इसी के साथ चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे हमने डिस्कस कर लिए। नाउ मैंने ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 2 दिन रखे हैं आपके ये सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए। इस वीक में अब ग्रुप 2 की डिस्कशन होगी, बास सैटरडे एंड संडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड 4th चैप्टर के साथ मिलेंगे, और ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा, एक बार एक लाइक करेंगे वीडियो पे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कैसा रहा डिस्कशन, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरी तरह आप सोच पा रहे थे, क्या मेरी तरह आंसर सोच पा रहे थे, ड्राफ्ट कर पा रहे थे, MCQ पहले टिक कर पा रहे थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल प्रे फॉर यू कि आपका इस रिजल्ट पर बहुत अच्छा मार्क्स आए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।